हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे यूक्रेन क्राइसिस के अगले भाग के बारे में, जहां हम जानेंगे क्या इम्पैक्ट हो रहा है इस क्राइसिस का इंडिया के ऊपर। सबसे पहले अभी आपको इतनी जानकारी तो होगी ही कि यूक्रेन में एक युद्ध की स्थिति है और रशिया ने इन्वेड यूक्रेन को कर दिया है। इससे पहले हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था क्या डायमेंशंस हैं अभी यूक्रेन और रशिया के विवाद के, पर अगर हम बेसिक सा रिव्यू करें तो इस मैप में आप देख सकते हैं ये एक यूक्रेन का मैप है, इधर रशिया है और एक बड़ा भूभाग ऑलरेडी 2014 में अटैक करके रशिया कैप्चर कर चुका है क्रीमिया का, जहां उसने अपने लोग बैठा दिए हैं जो गवर्न कर रहे हैं। अभी रशिया ने डोनेस्क और लुहांस्क को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये अलग रिपब्लिक हैं। और ऊपर यहाँ कहीं कीव, ये कीव है, यहाँ ये ऊपरी भाग में यहाँ पर जो उनकी राजधानी है, यहाँ तक अभी रशियन सैनिक पहुँच चुके हैं। अब सवाल ये है कि भाई चलो इस मैप को अगर हम देखें तो यहाँ तो इनके इलाके थे, बॉर्डर के पास थे, यहाँ कब्जा कर लिया। ये ऊपर कीव के पास कैसे पहुँच गए, इतने ऊपर कैसे पहुँच गए? ये बिल्कुल प्रेसिडेंशियल पैलेस के पास पहुँच गए वो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा जो कि हमारे तेजस प्रोग्राम के बारे में। प्रीलिम्स आने वाला है और स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कतें आती हैं इतना बड़ा सिलेबस इतने कम टाइम में कवर करने के लिए। तो एक ऐसा कोर्स जो पूरी तरह से ऑप्टिमाइज्ड है आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, वो है तेजस प्रीलिम्स क्रैश कोर्स 2022, जिसके अंतर्गत आपको 250 घंटों से भी ज़्यादा का वीडियो लेक्चर्स मिलेगा, जिसमें हम कवर करेंगे एनसीईआरटीज़, प्रॉपर टेस्ट, हर एक लेक्चर के बाद फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम स्टडी मटेरियल और करंट अफेयर्स। यहाँ हमारी कोशिश है कि आपको हर वो एंगल से प्रिपरेशन करवाई जाए जो इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, जिसमें चाहे वो एलिमिनेशन टेक्निक्स हो, प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी हो, या फिर प्रॉपर वेल ऑप्टिमाइज्ड लेक्चर हो टू द पॉइंट तरीके से, जहां अगर आप किसी वजह से अभी तक रिवाइज नहीं कर पाए अपने पोर्शंस को, या आपको लग रहा है कि आपको एडिशनली स्ट्रक्चर्ड तरीके से पढ़ना चाहिए जहां आपको एक फीडबैक मिल पाए, एक मेंटरशिप मिल पाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक कोर्स लॉन्च किया जिसकी सारी डिटेल आपको बहुत जल्द इसी चैनल पर मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून्ड ऑन ओनली आईएएस। तो कहा जा रहा है वो इसलिए पहुंच गए कि यूक्रेन जहां पर है इसके ऊपर बेलारूस है। बेलारूस ने एक और फ्रंट खोल दिया है यूक्रेन के मामले में, जहां पर रशिया के सैनिक पहुंच चुके हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले कि इंडिया पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये युद्ध हो रहा है, कई स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए हैं, पर असल में ये विवाद क्या है एक बेसिक बैकग्राउंडर देख लेते हैं कि इसके 3 प्लेयर हैं, रशिया और यूक्रेन। तो यहाँ रशिया जो है, बेलारूस जो इधर एक छोटा सा देश है, ये है तो फ्री, लेकिन ये करता वही है जो रशिया इसको कहता है, उसका एक तरह से पार्टनर टाइप है ये। एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ये जितनी कंट्रीज यहाँ हैं वो सब पार्ट हुआ करती थी ग्रेटर यूएसएसआर का, सोवियत रूस का। तो सोवियत रूस में सभी देश यहाँ हुआ करते थे, 15 देशों से टूट के अलग हुए थे जो यहाँ अलग हुए। बाकी इधर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, वेस्टर्न यूरोप जिन्हें हम कहते हैं, इन कंट्रीज का अमेरिका के साथ एक अलायंस है विच इज नेटो। नेटो अलायंस की कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनको अमेरिका ने वादा कर रखा है कि अगर आप नेटो के मेंबर हैं तो आपके ऊपर कोई आक्रमण होगा तो हम आपको बचाएंगे। कुछ ऐसा ही यूएसएसआर का पहले वार्सो पैक्ट हुआ करता था, जिसके तहत जो ईस्टर्न यूरोप की कंट्रियां हुआ करती थी, देश जो ईस्टर्न यूरोप में थे, जो कम्युनिज्म के अंदर आते थे, उससे यूएसएसआर उनको प्रोटेक्ट करता था और इधर नेटो हुआ करता था। और कई सारी कंट्रीज तो यहाँ पहले यूएसएसआर का पार्ट थी और जो उससे अलग भी थी वो सब वार्सो पैक्ट का पार्ट थी। तो वार्सो वर्सेस नेटो, ये अपने देशों में न्यूक्लियर मिसाइल्स रखते थे, एक दूसरे की गारंटी रखते थे कभी युद्ध ना हो। इसकी वजह से कभी वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हुई, जबकि कोल्ड वॉर हो रखी थी, जहां ये लोग प्रॉक्सी वॉर करते थे कि भाई इसको दूसरे का डर, दूसरे को इसका डर। तो इस चक्कर में लड़ाइयाँ नहीं होती थी। लेकिन फिर 1990s में यूएसएसआर का विघटन हो गया और कई देश आज़ाद हुए। तो जब वो यूएसएसआर का विघटन हुआ था तब यूएसए ने वादा किया था कि रशिया, जो को माना जाता है कि रशिया वाज द सक्सेसर स्टेट, सबसे बड़ा देश था और यही असली यूएसएसआर था। तो जब रशिया बना तो उनको कहा गया कि हम नेटो को आपके इन्फ्लुएंस के देशों में नहीं भेजेंगे, मतलब आपके आसपास की कंट्री वहाँ पे हम नेटो अलायंस नहीं करेंगे ताकि आपको कोई खतरा ना हो, क्योंकि नेटो अलायंस का मतलब वहाँ पे कुछ भी हुआ तो वेस्ट वहाँ पहुँच सकता है अपनी सेना लेके उनको बचाने के लिए, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स तक रख सकता है। तो ये बात तो ठीक है 1990 में मान ली गई। और 1990-94 के आसपास रशिया ने भी वादा किया था जब यूक्रेन आज़ाद हुआ था कि यूक्रेन की स्वतंत्रता और स्वायत्तता का वो प्रोटेक्शन करेगा, कोई दिक्कत उसको नहीं करेगा। लेकिन धीरे धीरे यूक्रेन जो था वो नेटो के करीब आता चला गया, यूरोप के करीब आता चला गया। वो चाह रहे थे कि उनकी ज़रा और
डेवलपमेंट हो, और क्योंकि रशिया से बहुत सारी गैस यूरोप जाती हैं, ठीक है, और वो अक्सर गैस यहाँ से यूक्रेन से होकर पास करती हैं, तो चाहे वो जर्मनी जाए, चाहे फ्रांस जाए और बाकी देशों में जाए, और उनको क्योंकि गैस यूक्रेन से होके जाती है तो रशिया उसके बदले में यूक्रेन को एक कुछ उधार भी किराया देता है। और अब जो है 2 नई गैस पाइपलाइन बन रही थी। नॉर्ड स्ट्रीम 1 पहले बन चुकी है, अब नॉर्ड स्ट्रीम 2 नामक एक गैस पाइपलाइन बन रही थी जो रशिया को जर्मनी से जोड़ता है, जहां सीधा सीधा गैस यूरोप पहुंचती, तो उससे यूक्रेन को थोड़ा नुकसान होने वाला था। ये तो बाद की बातें होंगी, पर ब्रॉडली यही है, यूक्रेन पहले रशिया का पार्ट था, और यहाँ जो भाषा बोली जाती है बिल्कुल रशिया से मिलती जुलती है। इसके कुछ इलाकों में रशियन बोलने वाली जनसंख्या भी रहती है। जब रशिया को लगा अब यूक्रेन बहुत करीब जा रहा है इनके, तो उन्हें लगा भाई तुम तो नेटो का पार्ट बनने जा रहे हो, वो कैसे हो सकता है। तो रशिया ने कोशिश करी कि वहाँ पर अपने लोगों का कब्जा बनाया जाए, और एक प्रेसिडेंट यहाँ चुन के गए जो कि काफ़ी प्रो रशियन थे। उनके खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन हुआ और वो फिर भाग के दोबारा रशिया चले आए, और रशिया ने उनको पनाह दी। तो 2014 में सबसे पहले रशिया ने यूक्रेन पे चढ़ाई कर दी, और एक इलाका है क्रीमिया का जो यहाँ आपको दिख रहा है, उन्होंने बोला कि क्रीमिया के ऊपर भेदभाव किया जा रहा है, यहाँ की जनता अलग राष्ट्र मांग रही है। इन्होंने पहले अपने जो रेबल्स थे उनको सप्लाई दिया, हथियार, पैसे। उन्होंने जब विद्रोह खड़ा कर दिया तब रशियन मिलिट्री सपोर्ट करने आ गई और ये क्रीमिया पे कैप्चर कर लिया एक तरह से। अभी इन्होंने 2 और रीजन्स पे धावा बोला है, जो रीजन है इधर डॉन्स्क और लोहांस्क, जहाँ उन्होंने कब्जा किया है, और जिनको बोला है अब आप दोनों अलग रिपब्लिक हो, क्योंकि यहाँ के लोग भी रशियन ज़्यादा बोलते हैं। क्रीमिया पहले से इनके पास था। इसके अलावा यहाँ ब्लैक सी है, और यूक्रेन की सीमा जो है ब्लैक सी से लगती है। ब्लैक सी के आसपास 3 बड़े नेटो कंट्रीज़ हैं, 3-4 नेटो कंट्रीज़ हैं जिनके साथ यूक्रेन की बाउंड्री लगती है ऊपर। तो यूक्रेन की बाउंड्री एक तो लग रही है नेटो कंट्रीज से, और रशिया को ऐसा लग रहा था कि अगर यहाँ पर ऐसी सरकार नहीं रही जो हमारी बात सुनती है, कठपुतली सरकार नहीं रही, तो अमेरिका को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। इसलिए उन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। और वर्तमान में जो की प्लेयर्स हैं उनमें रशिया का ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर हुआ कि रशिया क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि इसको लग रहा है नेटो अपना यहाँ पर इन्फ्लुएंस बढ़ा देगा, अमेरिका के एक तरह की जासूस वाली सरकार हो जाएगी जो हमारे हित के खिलाफ है। दूसरा, उन्हें यूक्रेन पर अगर उनका एक तरह का इनडायरेक्ट शासन भी होता है या डायरेक्ट शासन वो करते हैं तो आगे देखेंगे, तो उनको एक रूट मिलेगा एक्स्ट्रा ब्लैक सी का। ठीक है, यहाँ ब्लैक सी है, यहाँ पर बड़ी ज़रूरत होती है रशिया को कि उनके पास पोर्ट्स बहुत कम है, क्योंकि रशिया बड़ा देश जरूर है पर इधर इनके इस साइड जितने पोर्ट्स हैं वो सारे ठंडे पोर्ट्स हैं, वो जम जाते हैं सर्दियों में। तो ब्लैक सी का एडिशनल रूट मिलेगा इनको इस रीजन में, और फिर वो बाकी और अपना इन्फ्लुएंस जोन यहाँ भी बढ़ा पाएंगे। ये भी एक एंगल है, इसलिए उनकी नेवी यहाँ से अटैक भी कर रही है यूक्रेन के ऊपर। बेलारूस से भी 3-4 फ्रंट इन्होंने खोल रखे हैं। यूक्रेन बेचारा क्या चाहता है, यूक्रेन चाहता है कि उसकी टेरिटरी सिक्योर रहे और जो वहाँ पर उनका इलाका है वो सिक्योर रहे। और वो पहले यूएसएसआर का पार्ट था, लेकिन जब वो आज़ाद हुआ तो उन्होंने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स उनके हिस्से के थे वो भी रशिया को दे दिए थे कि आप ही रखो, हमें चैन से जीने दो। लेकिन अभी वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एक टाइम पर यूएसएसआर का पार्ट भी था। अब पुतिन कह रहे हैं कि यूएसएसआर जो था उसने गलती कर दी, यूक्रेन तो कोई देश ही नहीं है, जबकि असल में यूक्रेन यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा देश है, 7वें सबसे पॉपुलस कंट्री है, 7वां जनसंख्या के हिसाब से, नेटो कंट्रीज़ के साथ अच्छे संबंध हैं, बहुत सारा इनको रेवेन्यूज़ भी आता है, और एक इंपॉर्टेंट कंट्री है जहाँ एजुकेशन भी बड़ी अच्छी है। इसलिए इंडिया से बड़े स्टूडेंट जाते हैं यूक्रेन में मेडिकल एजुकेशन प्राप्त करने। ये बातें हो गई। अब इंडिया पे क्या प्रभाव हो रहा है। अब देखिए, इंडिया के साथ यूक्रेन का ट्रेड बहुत कम है, अराउंड 1.2-1.3 बिलियन डॉलर्स के आसपास इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, ज़्यादा नहीं है। रशिया के साथ ज़्यादा ट्रेड और ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, पर वो भी इकोनॉमिक उतना नहीं है, डिफेंस वाइज ज़्यादा है, लेकिन स्ट्रैटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है ये। समस्या ये है कि इंडिया का पहला प्रभाव जो होगा वो है इकोनॉमिक, क्योंकि रशिया एक बड़ा एनर्जी सप्लायर है, तेल और गैसेस का। जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, गैस और ऑयल प्राइसेस आसमान को छूने लग गए। अब यूरोप की सभी कंट्रीज़ ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया है। वो गैस पाइपलाइन नॉर्ड स्ट्रीम 2 जो नई बन रही थी, जो बन के ख़त्म होने वाली है, और जो गैस ट्रांसफर है वो तो रुक ही गए हैं। ऑलरेडी ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं $100 से ऊपर जा चुकी हैं। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ थी जैसे ईरान और वेनेजुएला, उनके ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। तो मार्केट जो है कंट्रीज़ का जहाँ से ऑयल गैस कोई खरीद सकता है वो बहुत ही कम हो चुका है, बहुत ही छोटा हो चुका है। तो इसलिए तेल के प्राइसेस अब नीचे नहीं आएंगे, काफ़ी टाइम हाई रहेंगे। हालांकि इसका एक प्लस पॉइंट ये है कि इंडिया के पास एक ऑप्शन है कि वो लोअर प्राइसेस पे रशिया से तेल या गैस खरीद सकता है, अगर वो सैंक्शन पे ध्यान ना दे तो। अभी इसी विवाद के बीच में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने 2 मिलियन बैरल क्रूड खरीदा है
उरल के रीजन से, जो कि रशिया कंपनीज ने इंडिया को बेचा है। तो देख रहे हैं वहाँ बहुत सस्ते दिनों पे भी मिल रहा था तो इंडिया ने ले लिया। लेकिन भविष्य में क्या इंडिया उसको जारी रख पाएगा, डिपेंड करेगा सैंक्शन और सिनेरियो पर वर्तमान में तेल के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। उससे होगा क्या, इंडिया में महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि इसके तेल के दाम बढ़ने के साथ सब्जियों के दाम बढ़ेंगे, उनके ऊपर ही ऑब्वियसली ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इंडिया का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा, क्योंकि डॉलर्स में पैसे पे करने होते हैं। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कम होंगे थोड़े से। और स्टॉक मार्केट तो ऑलरेडी क्रैश कर चुका है, काफ़ी 5% 4% कमी आई है 2-3 दिनों के अंदर। और बहुत सी समस्या इंडिया की इकोनॉमिक फ्रंट पे हो सकती हैं। इसके अलावा इंडिया को अपने स्टूडेंट्स यूक्रेन से निकालने हैं, जो लगभग 18,000 से लेकर 15,000 स्टूडेंट्स यूक्रेन उस रीजन में है जहाँ पर विवाद चल रहा है, थोड़े बहुत रशिया में भी है, जिनको एवैक्यूएट इंडिया को करना पड़ेगा। ये समस्या इंडिया के लिए है। लेकिन इंडिया के लिए बड़ी समस्या है स्ट्रैटेजिक ये, क्योंकि अभी तक रशिया को जैसे पता है कि 1/3 यूरोप का 1/3 जो गैस और सप्लाई होते थे वो रशिया से होते थे। अब वो सप्लाई वहाँ बंद हो जाएंगे। अब रशिया को चाहिए होगा मार्केट। रशिया का अगला पड़ोसी है चाइना को बहुत सारी गैस और तेल की आवश्यकता होती है, जो उनके साथ ऑलरेडी $36 बिलियन की डील कर चुका है। वो उनके साथ और डील करेगा, क्योंकि वो पास में है और वो मानेगा नहीं। तो रशिया और डिपेंडेंट हो जाएगा चाइना के ऊपर। इसलिए इंडिया का जो एक इंपॉर्टेंट अलाई था, जिसके साथ इंडिया ट्रस्ट करता था, वो शायद अब चाइना के पास चला जाएगा। और चाइना के अगले आक्रमण पे शायद वो हमारा साथ ना दे, जो ऑलरेडी कम होता जा रहा है। इसके अलावा चाइना, पाकिस्तान, रशिया एक नया एंगल बनता जा रहा है, जो इंडिया के लिए खतरनाक है। अभी इमरान खान पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर रशिया में ही है, मिलने गए थे। पर ये एक आगे जाके बढ़ती समस्या है। इंडिया को रशिया चाहिए अपनी मल्टीपोलैरिटी को स्टैब्लिश रखने के लिए। मल्टीपोलैरिटी मतलब इंडिया ना ही यूएसए के कैम्प में है, ना ही चाइना के कैम्प में है, ना ही रशिया के कैम्प में। रशिया एक इंपॉर्टेंट पार्टनर इंडिया का रहा है। इसके अलावा इंडिया S-400 ट्रायम्फ नाम की जो डिफेंस इक्विपमेंट खरीद रहा था, एरियल डिफेंस इक्विपमेंट, उसको ऊपर सैंक्शन काटसा का ऑलरेडी लगा पड़ा है। इसके अलावा इंडिया राइफल और कई और मिसाइल्स के ऊपर उनके साथ कोलैबोरेट करता है, वो खतरे में पड़ेंगी। इंडिया को बहुत सारे अपने डिफेंस इक्विपमेंट, ऑलमोस्ट 60% इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है उसमें जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, जो मेंटेनेंस चाहिए होती है, वो रशिया से आती है। तो रशिया को इंडिया डिस्काउंट नहीं कर सकता है। लेकिन ये विवाद रशिया को चाइना के और करीब भेजेगा। इंडिया की इसलिए समस्या खड़ी करेगा कि भाई इंडिया कैसे अब रशिया के साथ भी बात करे और अमेरिका से भी बात करे। पहले जब USSR हुआ करता था, या उससे पहले रशिया की बात ऐसी थी कि रशिया के साथ इंडिया के संबंध ज़्यादा थे, तो इंडिया को ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं था अमेरिका क्या कहता है नहीं कहता है। इंडिया ट्रेड के मामले को छोड़कर डिफेंस में काफ़ी ज़्यादा क्लियर था विद रशिया। अब क्वाड पर इंडिया अमेरिका के साथ है, और चाइना के खिलाफ अमेरिका इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है rather than रशिया। तो अब कैसे इंडिया बैलेंस करेगा अमेरिका और रशिया के संबंधों को, ये एक बड़ा सरदर्द बनने वाला है। आपको क्वाड पे रशिया का भी है, क्वाड बेकार की चीज़ है, नहीं होनी चाहिए। जबकि अमेरिका के साथ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्वाड, क्योंकि क्वाड एक ऐसी संस्था है जो इंडो पैसिफिक में चाइना के बढ़ते वर्चस्व को कम करने में मदद करता है इंडिया की। तो डिफेंस स्ट्रेटजिकली बहुत बड़ा सरदर्द इंडिया के लिए एरिया में बन चुका है। अब यूरोप के जो बाकी देश हैं उनमें भी इंस्टेबिलिटी होगी, उन सब को कंट्रोल करना और बाकी जाकर बेहतर तरीके से डील करना यूएसए के साथ, वो सवाल होगा इंडियन पॉलिसी मेकर्स के दिमाग में। अगर इंडिया को सस्ता गैस या तेल चाहिए रशिया के साथ, तो कैसे इंडिया उसके साथ डील करेगा, ये एक समस्या है। इंडिया में इकोनॉमी पे बुरा प्रभाव होगा और बाकी देशों की मस्कुलैरिटी बढ़ जाएगी। चाइना अब हो सकता है देखे कि भाई रशिया ने ऐसा कर दिया तो हम भी तो घुस सकते हैं इंडिया में, या भूटान में, या नेपाल में, या फिर फिलीपींस में, जहाँ वो चाहें वहाँ। इसके अलावा कुछ और देश जैसे टर्की, अब टर्की को भी लिखेगा कि भाई अमेरिका कुछ तो कर नहीं रहा है, तो वो भी शायद और ज़्यादा मस्कुलर हो जाए। अफगानिस्तान में हम देख सकते हैं मिलिटेंट एलिमेंट बढ़ते हुए, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसका प्रभाव ये हो सकता है कि कई देशों को लगेगा कि अब वो शायद यूएस के कंट्रोल को चैलेंज कर पाएँ। ये एक समस्या है जो उभरती हुई दिख रही है। तो ये सभी कारण है जिसलिए इंडिया बहुत ही परेशान है कि भाई एक तो इकोनॉमी, स्ट्रेटजी, जियोपॉलिटिक्स, हर जगह खतरे की घंटी बजी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, पर वर्तमान में ये समस्या इंडिया के सामने है 3 फ्रंट पे, स्ट्रेटेजिक, जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड कीप ऑन वॉचिंग ओनली